हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पार्ट 2 पे आ चुके हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 2। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी तक हम लोग देख चुके हैं अपने पुराने फॉर्मूले। तो आई होप आपको अपने पुराने दिन आईपीसीसी वाले याद आ गए होंगे। पर वहाँ पर अपन ने कभी भी ये नहीं समझा था कि उनको कैसे अपन इंटर रिलेट कर सकते हैं या फिर उनको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। अपने को अभी तक इसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता था कि हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आखिरकार यूज क्यों कर रहे हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स तो ये बताते ही नहीं है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज तो अपन कंट्रोल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं, यानी कि ये कंट्रोल एक्टिविटी का एक पार्ट होता है जो हम लोग एज फंक्शन यूज करते हैं ताकि अपने कंट्रोल एक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो इसका मैकेनिज्म है, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग अपने स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं और फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के बाद वहां पर अपन उसका रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद आप जब इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे तो आपका फेवरेबल वेरिएंस लाने की कोशिश करोगे और अगर एडवर्स होगा तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो ये रहता है अपना मेजर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करने का। ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जब भी अपन इसके फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे या फिर सोचेंगे इसके बारे में, तो बहुत ही आसानी से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को किया जा सकता है। राइट, तो अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने सारे वेरिएंसेस का कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर एक आईसीआई का क्वेश्चन है जिसके अंदर उन्होंने सेल्स वेरिएंसेस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई होप आपको फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले भूलना नहीं है अपने को। पर अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जितनी बार आपको याद नहीं आ रहा है उतनी बार आपको फॉर्मूले का पेज ओपन करना है और वो आपको देखना है। उसके बाद आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको वो याद हो जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए, उसको अपन एक बार डिस्कस करते हैं और फिर अपन इसको सॉल्व भी करते हैं। तो अगर अपने को इसके सोल्यूशन के अंदर भी फॉर्मूला याद नहीं आया तो अपन फॉर्मूला पेज के ऊपर जाएंगे, एक बार फॉर्मूले को फिर से देखेंगे ताकि वो अपने को याद हो जाए और उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अधिक आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। काफी छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर किसी को लग रहा है तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपन इसको एक बार डिस्कस करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपने को बताया हुआ है कि क्वींसलैंड केमिकल्स नाम की एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है 3 तरह के केमिकल C1, C2 एंड C3। उसका अपने को बजटेड इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और एक्चुअल रिजल्ट भी दिया हुआ है। सो बजटेड इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने को सेल्स क्वांटिटी बताई हुई है, ये सब कुछ केजी के अंदर चल रहा है और वहां पर अपने को क्या बताया हुआ है, C1 का 1000 केजीज का सेल्स ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, C2 का 3250 केजीज का एक्सपेक्टेशन है और C3 का 750 केजीज का एक्सपेक्टेशन है। वहीं पे अगर अपन एक्चुअल में जाते हैं तो आपको सेल्स क्वांटिटी थोड़ी अलग दिख रही है उससे, 900, 3875 एंड 975। तो इस तरह के अपने को सेल्स क्वांटिटी के दिए हुए हैं। उसके बाद सेलिंग प्राइस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी अपने को दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिटेल्स में भी और एक्चुअल डिटेल्स के अंदर भी। उसके बाद अपने को बताया हुआ है कि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर 150 है, तो अपन यहाँ से नंबर ऑफ आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपन करना चाहे तो। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आर भी 20 अपने को बता रखी है, तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट कि अपने कितने आवर्स होने वाले हैं। वैसे तो वो सेम टू सेम होने वाले, जितने डायरेक्ट लेबर के हिसाब से निकलेंगे नंबर ऑफ आवर्स उतने ही वेरिएबल ओवरहेड के हिसाब से भी निकलने वाले हैं, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को दी हुई है। सिमिलरली बीच में जो लाइन है ना, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर 160 है, तो वहां से भी नंबर ऑफ आवर्स निकाले जा सकते हैं। ये अपने को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैसे पता चला, तो ये मुझे पता चलता है जब मैं रिक्वायर्ड वाला
इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ। रिक्वायर्ड में मुझे क्या बताया हुआ है कि मुझे सेल्स मिक्स वेरायंस और सेल्स क्वांटिटी वेरायंस को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन देना है। ऑलराइट, तो सेल्स मिक्स वेरायंस और सेल्स क्वांटिटी वेरायंस दोनों में ही मैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को यूज करने वाला हूँ। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को तो यूज करने ही नहीं वाला हूँ ना, क्योंकि मिक्स वेरायंस और क्वांटिटी वेरायंस इन दोनों के ही फॉर्मूले के अंदर तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन यूज ही नहीं होता है। अपन तो सिर्फ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन ही यूज कर रहे होते हैं। तो जब अपन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को ही यूज करें तो अपन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को तो कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे और अपन यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की। तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन अपने को कैलकुलेट करना है, उसके अलावा अपने को यहाँ पर एक रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट यूनिट्स है, राइट, C1 C2 C3 मल्टीपल अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए अपने को RAQ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और अपना मिक्स वेरिएंस भी निकल जाएगा और क्वांटिटी वेरिएंस भी निकल जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है अगर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे सेलिंग प्राइस में से मुझे वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे एवरेज सेलिंग प्राइस भी दी हुई है और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो ये मैं माइनस कर देता हूं और मेरा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा और मुझे अलग से क्वांटिटी भी दी हुई है। तो मेरे ना तो लेबर आवर्स का रिक्वायरमेंट है, न ही मुझे ये बात की जरूरत है कि मेरा पर आवर कॉस्ट कितना है, उसका तो मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है कैलकुलेट करने का, राइट। तो इस वजह से मैं ये कंक्लूड कर पाया कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ओके, तो अब अपन चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, जैसे कि अपने को बताया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद RAQ इनटू SC यानी कि रिवाइज्ड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और फिर आता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी और मिक्स का निकल जाएगा। तो ये अपन निकाल लेते हैं। तो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1000 यूनिट्स, फिर 3250 यूनिट्स और 750 यूनिट्स C1 C2 C3 की, और अपना कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा और अपना कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, वो बन जाएगा अपना नोट 1। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पर मैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का एक टेबल दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एवरेज सेलिंग प्राइस लिया है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट लिया और कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ये एक्चुअल की टेबल से उठाना है या फिर स्टैंडर्ड की टेबल से, तो डेफिनेटली अगर अपन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने को तो स्टैंडर्ड वाली टेबल से ही उठाना चाहिए ना, यानी कि बजट वाली टेबल से आपको अपना सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो अपने को दी हुई है तीनों, वो अपने को लेना है और उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, इसको आप यूज करोगे अपने फॉर्मूले के अंदर और उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा एक रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी का फिगर। सो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, उसके लिए मैंने एक अलग से टेबल बना दिया है अपने नोट 2 में, और नोट 2 के अंदर यहाँ पर दिख रहा है आपको C1 C2 C3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है और उनका टोटल क्या है। उनका टोटल अपन यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 900, 3875 और 975 जो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है उसके टोटल को मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं ले लूंगा एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज मेरी C1 C2 C3 की दी हुई है वो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5750 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 फॉर C1 मल्टीप्लाइड बाय 3250 फॉर C2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 750 फॉर C3। तो ये तो बहुत ही आसान था, अपन IPCC से करते आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आइडियली, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे अपन रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात नोटिस करी है कि काफी सारे लोग इसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। C1 की आ गई 1150, C2 की आ गई 3738 और C3 की आ गई 863, राइट। तो मेरा टोटल तो सेम ही रहने वाला है एज पर एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको मैं यूज कर लूंगा यहाँ पर। तो मेरा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मैंने ले लिया है, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी भी मैंने निकाल लिया है, तो ये मेरा टेबल बन जाएगा। और उसके बाद मुझे एक्चुअल क्वांटिटी तो पता ही है इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, तो ये भी मेरा हो जाएगा। अब इसका अपने को सिर्फ टोटल लगाना है और टोटल के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो मेरा क्वांटिटी का वेरिएंस भी आ जाएगा और मिक्स का वेरिएंस भी आ जाएगा, राइट। अगर किसी को भी ये फॉर्मूला याद नहीं आया था तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था अपनी बुक के अंदर, और बुक के अंदर जाके जहां पर अपन ने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना सारे, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अपन ने फॉर्मूले
फॉर्मूले लिखे हुए हैं, स्पेशली कंट्रीब्यूशन वाले यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो क्वांटिटी वेरिएंस ये रहा और अपना मिक्स वेरिएंस ये रहा। इसमें अपने को क्या लेना था, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करते वक्त भी समझाया था कि इस बजटेड क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी लिख सकते हो, राइट। तो ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। यही अपन ने यूज किया है अपने क्वेश्चन के अंदर और इसी तरह से अपन ने निकाला है अपना सोल्यूशन। तो ये हो जाता है आपका आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ICAI फॉर सेल्स वेरिएंसेस। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन तो अपना यही रहेगा कि इसमें अपन देख सकते हैं कि कैसे अपना फेवरेबल वेरिएंस आ रहा था। अगर अपन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अपना एक्चुअल क्वांटिटी जो अपन ने सेल किया है वो ज़्यादा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कंपैरिजन में, काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट अपन देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस कि अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 5000 क्वांटिटी का ही था, बट अपना एक्चुअल क्वांटिटी 5750 यूनिट्स है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और उसकी वजह से अपने को यहाँ पर एक फेवरेबल वेरिएंस दिखता है, राइट। बट जब अपन बात कर रहे हैं मिक्स वेरिएंस की तो यहाँ पर अपने को एडवर्स दिखता है और उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से तो क्वांटिटी होनी चाहिए थी 3738 यूनिट्स, बट एक्चुअली में अपन ने सेल किया है 3875 विच इज मोर, और अपना ये सबसे कम कंट्रीब्यूशन देने वाला प्रोडक्ट है। वहीं पे अगर अपन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अपने को 1150 यूनिट्स को सेल करना चाहिए था, बट अपन ने सिर्फ 900 यूनिट्स को ही सेल किया है वहां पर। बट ये काफी हद तक ऑफसेट हो जाता है अगर अपन बात करते हैं C3 की, जो कि सबसे ज्यादा अपने को कंट्रीब्यूशन देता है, और वहां पर अपना जो सेल्स होना चाहिए था वो 863 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में 975 हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। तो इसी वजह से अपना एडवर्स जो है वो कम दिख रहा है, बट फिर भी एडवर्स आया है थोड़ा। तो ऑल्दो अपना क्वांटिटी वेरिएंस बहुत ज्यादा अच्छा है, अपने फेवर में है, और इस तरह से आप अपना इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो। तो आपको अपने इंटरप्रिटेशन के अंदर इसी तरह से एनालिसिस को लिखना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आपको इंटरप्रिटेशन पूछा है तो आपका इंटरप्रिटेशन तो यही होना चाहिए अपने नंबर्स को देखते हुए कि आपको फेवरेबल वेरिएंस दिख रहा था क्वांटिटी का, बट मिक्स की वजह से वहां पर एडवर्स हो गया और आपने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जाके कमेंट किया है, तो उस तरह से आपका आंसर ऑल इन ऑल कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको अपना इंटरप्रिटेशन लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ से अपने फाइनली स्टार्ट होते हैं एडवांस्ड वेरिएंसेस। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा प्लानिंग वेरिएंस वर्सेस ऑपरेशनल वेरिएंस। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के अंदर क्या होता है, ये अपन ने वैसे तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये ऑलरेडी कब अपन ने कर लिया, अपन ने तो पहले इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया है। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस को अपन ने डिस्कस एक्चुअली तब किया था जब अपन सेल्स वेरिएंसेस की बात कर रहे थे, और वहां पर अगर आपको याद होगा तो मैंने क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर जाके आपको बताया था कि आप उसको भी बाइफरकेट कर सकते हो बिटवीन मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज, राइट। तो मार्केट साइज अगर चेंज हो रहा है तो उसमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट रहा, कोई एफर्ट नहीं रहा। यानी कि अगर अपना मार्केट साइज का वेरिएंस आता है एडवर्स हो या फिर फेवरेबल हो, तो उसके लिए अपन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जब भी अपन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस की बात ये कर रहे हैं तो अपने को दिमाग में तो यही रखना पड़ेगा एट द बैक ऑफ द माइंड कि अपन क्यों कर रहे हैं, और ये अपन इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपन मैनेजरियल परफॉर्मेंस को बेटर वे में असेस कर सके, राइट। अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अपना पार्ट है पूरा जिसके अंदर ये सिर्फ एक टेक्निक है, तो ऑब्जेक्टिव तो अपना मेन वही है ना कि अपन मैनेजरियल परफॉर्मेंस को बेटर तरह से असेस कर पाए। अगर वो करना है तो अपने को प्लानिंग का जो वेरिएशन रह रहा है वो अलग करना पड़ेगा और ऑपरेशनल वेरिएंस अलग निकालना पड़ेगा ताकि अपन बेटर असेस कर पाए परफॉर्मेंस को। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का यही बात है। मैं वापस से आपको लेके चलता हूँ सेल्स वेरिएंस के ऊपर ही। जब अपन मार्केट साइज की बात कर रहे थे तो ना तो अपनी तरफ से कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से टोटलिटी में मार्केट साइज कम हो गया, ना ही अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट रहा होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडस्ट्री का मार्केट साइज एक्सपैंड हो गया, राइट। तो उसमें ना तो अपने मैनेजर को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ना ही उसको अपन पनिश करेंगे क्योंकि उसमें उसका ना तो फॉल्ट है, नहीं उसका कोई यहाँ पर वर्क रहा है जिसकी वजह से एफर्ट रहा है जिसकी वजह से मार्केट साइज एक्सपैंड या फिर डिक्रीज हो गया, राइट। तो मार्केट साइज तो एक प्लानिंग वेरिएशन था ना, और मार्केट शेयर अगर अपना बढ़ता है, पूरा मार्केट साइज बढ़ नहीं रहा है बट अपना मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, तो उसके पीछे अपना ऑपरेशन रहा होगा और अपने ऑपरेशनल वेरिएंस के अंदर वो आ जाएगा। तो मैंने आपके साथ में प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब मैं सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मार्केट शेयर और मार्केट साइज का डिफरेंस लेके आया था, बट इसको अपन एक बार फिर से यहाँ पर कवर करते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने को और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस बेसिकली तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है, चाहे कितना भी ज्यादा आपको थ्योरी लिख के दिया जाए और आपको वो रिपीट भी करना पड़े, यानी कि रेप्लिकेट भी करना पड़े अपने थ्योरेटिकल आंसर के अंदर, बट इसका मेन पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लानिंग वेरिएंस मेरा वो होता है जो कि एक रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल स्टैंडर्ड, यानी कि अपना जो पुराना स्टैंडर्ड होता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच का जो वेरिएशन होता है वो होता है प्लानिंग डिफरेंस या फिर प्लानिंग वेरिएंस। तो प्लानिंग वेरिएंस सिर्फ और सिर्फ अपना स्टैंडर्ड और अपना रिवाइज स्टैंडर्ड इसके बीच का डिफरेंस है, बट वहीं पे ऑपरेशनल पार्ट अपने एंड पे आ जाता है, यानी कि ऑपरेशंस की साइड से आ जाता है, और वो होता है आपके रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट का डिफरेंस। तो ये होता है आपका ऑपरेशनल वेरिएंस। यह है आपका बेसिक पॉइंट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का। तो प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली एक बात तो समझ में आ गई कि अपने को एक रिवाइज स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको रिवाइज स्टैंडर्ड सेट करना है तो वो आप कब करोगे, कैसे करोगे, वो मैं एक बार बता देता हूँ।
तो जैसे कि आपने सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट किया होगा, कुछ भी काम शुरू होने के पहले आपने एनवायरमेंटल कंडीशंस को एंटिसिपेट किया होगा और आपने एक फोरकास्ट बैठाया होगा अपने टारगेट्स का कि इस तरह के मेरे टारगेट्स मुझे अचीव करने चाहिए। तो वो हो गया आपका एक स्टैंडर्ड और उसको अपन कह देते हैं अपना ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ओके, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड तो ये हो गया जब आपने कुछ भी शुरू होने के पहले आगे के या फिर फ्यूचर के एनवायरमेंटल कंडीशंस को फोरकास्ट करते हुए कुछ टारगेट सेट किए थे। बट जब अपन एक्चुअली में काम करने लग जाते हैं तो अपने को दिखता है कि यार अपने जो एनवायरमेंटल कंडीशंस एंटिसिपेट किए थे वैसे तो हो नहीं रहे, काफी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो चेंजेस के हिसाब से अपने को एक नया स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। अपन कब करेंगे? काम के साथ साथ करते जाएंगे। क्या? तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस ये नहीं कहता कि आप काम के साथ साथ में स्टैंडर्ड अपने चेंज करते जाओ। वो ये कह रहा है कि एक बार जब आपका काम हो जाता है और उसके बाद में जब आप फाइनली अपने परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हो, यानी कि वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर रहे होते हो, तब आपको पता ही है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे रहे, उसके हिसाब से आप सोचो कि आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए थे। एक तो आपने फोरकास्ट किया था और ओरिजिनल स्टैंडर्ड सेट कर लिया था। पूरे एक्टिविटी हो जाने के बाद तो आपको पता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरह के थे, उसके हिसाब से, यानी कि अगर आपको वो पता होता कि ऐसे होने वाले हैं तो आप क्या टारगेट सेट करते, वो आपके हो जाते हैं आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। वो आप रिवाइज स्टैंडर्ड कब निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो पूरी एक्टिविटी हो जाने के बाद। और वो रिवाइज स्टैंडर्ड को जब आप निकाल लेते हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो है प्लानिंग का वेरिएंस, और ये आपने इसलिए निकाला है ताकि आप प्लानिंग वेरिएंस को अलग निकाल दो, इसके लिए पनिश या फिर आप किसी को अप्रिशिएट ना कर दो, राइट? क्योंकि इसमें ना तो उसका एफर्ट रहा है, नहीं उसकी कोई गलती रही है जिसकी वजह से उसको अपन पनिश या फिर अप्रिशिएट करें। तो वो आप अलग कर देते हो और अब रह जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल वेरिएंस, और उस ऑपरेशनल वेरिएंस के बेसिस पर ही आप किसी के परफॉर्मेंस को असेस करते हो और एवेल्युएट करते हो। तो ये रीजन है अपना प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस को लेके आने का। और प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड और ओरिजिनल स्टैंडर्ड को कंपेयर, वो हो गया आपका प्लानिंग वेरिएंस, और आपको फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, ये हो गया आपका ऑपरेशनल वेरिएंस। और कब कैलकुलेट करना है अपने रिवाइज स्टैंडर्ड को, कब बनाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरी एक्टिविटी हो जाने के बाद। बट इसके लिए एक टर्म दिया गया है, और वो टर्म क्या है? तो वो टर्म है आपका स्टैंडर्ड एक्स एंटे एंड स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है कि बिफोर द इवेंट, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर द इवेंट। तो स्टैंडर्ड एक्स एंटे मतलब क्या हो गया कि एक्टिविटी शुरुआत होने के पहले, यानी कि एक्टिविटी अपन कर ही नहीं रहे, अपन उसके पहले ही एंटिसिपेशन कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपना स्टैंडर्ड या फिर टारगेट सेट कर रहे हैं। उसके बाद जब अपन ने एक्टिविटी को कर लिया है तो अपन एक नया स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि अपने को अब एनवायरमेंटल कंडीशंस पता है कि कैसी थी, अपन ने एक्सपीरियंस किया है उसको, उसके हिसाब से अपना टारगेट कैसा होना चाहिए था, वो अपन ने एक नया टारगेट बनाया, एक नया स्टैंडर्ड बनाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। वो कंपैरिजन अपन करके प्लानिंग वेरिएंस को अलग कर देंगे ना, तो अपन बेटर वे में असेस कर पाएंगे कि मैनेजर या फिर मैनेजरियल परफॉर्मेंस कैसा रहा था, राइट? तो ये रीजन था आपके प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस के आने का। अब यहाँ पर अपन ने ये भी बात कर ली है कि अपना स्टैंडर्ड एक्स एंटे क्या है और स्टैंडर्ड एक्स पोस्ट क्या है, ये भी अपना हो चुका है डिस्कशन। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर रह गया है, वो ये है कि प्लानिंग वेरिएंस को रिवीजन वेरिएंस भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया एक बार के लिए कि आपने डिस्कशन पहली बार प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का मेरे साथ में तब किया था जब अपन बात कर रहे थे सेल्स वेरिएंसेस की। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट करने बताओ, इसमें से प्लानिंग वेरिएंस कितना है और ऑपरेशनल वेरिएंस कितना है, और आपको लग रहा है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो आपको याद आना चाहिए मार्केट शेयर वेरिएंस एंड मार्केट साइज वेरिएंस। वरना आप कहोगे कि संकेत आपने बताया नहीं, तो संकेत ने बताया था कि आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल इन टर्म्स ऑफ सेल्स कब आता है? मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर वेरिएंस। ओके, मार्केट साइज कौन सा होता है? अगर आप दिमाग लगाओगे तो खुद ही सोच सकते हो, बट मैं बता देता हूं, वो होता है आपका प्लानिंग वेरिएंस, और मार्केट शेयर वेरिएंस एक तरह से आप कह सकते हो ऑपरेशनल वेरिएंस होता है। अब जनरली इसको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल के हिसाब से भी कहा जाता है। कंट्रोलेबल वेरिएंस तो वो होता है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अपने हाथों में होता है वो चीज को कंट्रोल करने का। बट वहीं पे एक अनकंट्रोलेबल वो होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स वर्क कर रहे होते हैं जिनकी वजह से किसी भी एक्टिविटी को करने का कंट्रोल अपने पास नहीं रहता है, वो अपने बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। ये वेरिएंसेस का रीजन जो होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, यानी कि अपनी वजह से नहीं हुआ होता है, मार्केट की कंडीशंस ही कुछ इस तरह से हो जाती है कि वो बियॉन्ड द कंट्रोल हो जाता है। वहीं पे कंट्रोलेबल वेरिएंस अपने कंट्रोल में होता है। तो अगर एडवर्स वेरिएंस आपको देखने को मिल रहा है और वो कंट्रोलेबल है तो वो आपकी इनएफिशिएंसी ही बताने वाला है। वहीं पे अगर आपको फेवरेबल दिखता है तो वो आपका एफर्ट या फिर एफिशिएंसी बताएगा, राइट? तो ये हो जाता है आपका कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का डिफरेंस। कंट्रोलेबल जनरली कौन सा होने वाला है अगर प्लानिंग और ऑपरेशनल में से बात करता हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशनल वेरिएंस की। जब मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोलेबल की, अनकंट्रोलेबल की बात कर रहा हूँ तो वो हो जाता है आपका प्लानिंग वेरिएंस। ओके, तो आपको इस तरह से भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग
अलग टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। ओके, इसके ऊपर अपन एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने आपके साथ में अभी तक फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, बट अगर अपन बेसिकली लॉजिक से इस फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो अपन किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई कीजिए कि कैसे अपन इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद अपन इसको एक बार डिस्कस करते हैं और फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि अपने को ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, एक्स एंटे जिसको कहते हैं, और रिवाइज स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जिसको एक्स पोस्ट कहते हैं, और अपने को एक्चुअल रिजल्ट भी दिया हुआ है 4500 यूनिट्स का। ओके, अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर भी 4500 यूनिट्स ही है, तो अपने को यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ सिंपल इलस्ट्रेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं डाली गई है। तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि अपन एक मटेरियल एक्स का वेरिएंस निकालने वाले हैं। अपने को 4500 यूनिट्स के लिए 2 kgs का रिक्वायरमेंट है, ऐसा ओरिजिनल स्टैंडर्ड कहता है। इसको अपन परचेज कर सकते हैं 12.5 रुपीज पर kg की रेट से। तो ये अपने को दिख रहा है। रिवाइज स्टैंडर्ड कह रहा है कि 4500 यूनिट्स में अपने को 2.25 kgs पर यूनिट लगाना चाहिए था, और इसको अपन 11.5 पर ही परचेज कर सकते थे। वहीं पे अपने को एक्चुअल में दिख रहा है 8750 kgs अपन ने एक्चुअल में यूज किया है, और इसको परचेज किया 13 रुपीज पर kg की रेट से। ओके, तो अपने को निकालना है अपना प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेशनल वेरिएंस। तो प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है? प्लानिंग वेरिएंस होता है अपना ओरिजिनल और रिवाइज्ड का डिफरेंस। तो इसमें 2 तरह के अपने वेरिएंसेस निकलने चाहिए, एक तो प्राइस का डिफरेंस और एक क्वांटिटी का डिफरेंस, राइट। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी का निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी का डिफरेंस कैसे हो जाएगा, 4500 इंटू 2 माइनस 4500 इंटू 2.25। अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब भी मैंने बात करी थी कॉस्ट की, कॉस्ट में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट माइनस राइट, और सेल्स में क्या करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पर तो कॉस्ट की बात चल रही है क्योंकि अपन मटेरियल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अपन करने वाले हैं लेफ्ट माइनस राइट। ओके, सो लेफ्ट माइनस राइट अपन कर रहे हैं। यहाँ पर 4500 इंटू 2 9000 आता है, और 4500 इंटू 2.25 अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या आना चाहिए मेरा, तो वो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 4500 इंटू 2.25 यह आता है 10125। तो मेरा 9000 और 10125 का डिफरेंस निकलना चाहिए पहले तो क्वांटिटी में, और ये किसका है, प्लानिंग का। और उसके बाद मैं यहाँ पर रेट कौन सी लूंगा, तो रेट तो मैं स्टैंडर्ड ले लूंगा, राइट, यानी कि 12.5 वाली मुझे ले लेना चाहिए। उसके बाद मैं एक बार मूव कर चुका हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड की क्वांटिटी के ऊपर। तो अब जब मुझे निकालना है प्राइस का डिफरेंस, तो प्राइस के डिफरेंस के लिए मैं कौन सी क्वांटिटी यूज करूंगा, मैं रिवाइज स्टैंडर्ड वाली क्वांटिटी ही यूज कर लूंगा अब। ओके, सो 12.5 माइनस 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 4500 इंटू 2.25, ये होता है अपना 10125। सो 10125 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 माइनस 11.5। इस तरह से आप प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से अपना कैलकुलेशन चलता है। मैं अगर बोल रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने इसको सॉल्व करके रखा है। तो अपन चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है कि कैसे अपने प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस का फॉर्मूला निकलता है, और इसको आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, पर मैंने इसको बुक के अंदर दिया हुआ भी है। बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को इसी तरह से, यानी कि प्लानिंग यूसेज, प्लानिंग प्राइस, ऑपरेशनल यूसेज और ऑपरेशनल प्राइस, ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसको एक ही लाइन में लिखते हुए आप इस जगह पे लिख लीजिए जहां पर अपने को ये स्पेस दी हुई है। तो इसको आप यहाँ पर किस तरह से फिट करेंगे वो मैनेज कर लीजिएगा। आंसर नहीं नोट करने के लिए बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आंसर आपको अपने नोटबुक में ही नोट करना है। वहीं पे साथ में आप फॉर्मूला भी वहां पर नोट कर सकते हो, बट इट इज रेकमेंडेड कि आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ताकि आप जितनी बार बुक खोल के देखेंगे तो आपको फॉर्मूला एक बार के लिए यहाँ से ध्यान में आता जाएगा। क्योंकि हम लोग जनरली जब बुक खोलते हैं तो बुक के अंदर ही सारी चीजें अगर कवर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। तो बुक के अंदर ही आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, अपने को कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको आप रोटेट करके लिख लीजिएगा तो आपका फॉर्मूला बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, एक ही लाइन में इस फॉर्मूले को अपनी बुक के अंदर नोट डाउन करना है। अब आपको डिस्कशन में बता देता हूं यहाँ पे। तो अपना प्लानिंग यूसेज क्या हो गया, तो प्लानिंग यूसेज में अपन ने जैसे कि कैलकुलेट किया, क्वांटिटी का ही डिफरेंस होना चाहिए था यहाँ पर। सो 9000 माइनस 10125 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, तो ये आ जाएगा अपना एडवर्स 14063। ओके, सिमिलरली अपन ने प्लानिंग प्राइस निकाला है, तो RSQ यहाँ पर एक्चुअली रिवाइज्ड का मतलब यह है कि अपन यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड ले रहे हैं, राइट। वो मिक्स वाला रिवीजन नहीं है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड का है डिफरेंस। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड का जो क्वांटिटी है, इसलिए मैंने R यहाँ पर यूज किया है।
ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के अंदर जो रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि जो आर यूज कर रहे हैं, वो आर अलग चीज के लिए, वो अलग ही स्टैंडर्ड अपन बना के आ रहे हैं। यहाँ पर अपन मिक्स को चेंज नहीं कर रहे। ओके, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस मैंने लिया हुआ है सबसे पहले तो, उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस लिया हुआ है। ओके, तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ही डिफरेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फॉर माई यूसेज वेरिएंस। ये मैंने ले लिया है, यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड प्राइस सेम टू सेम है। फिर अगर मुझे प्लानिंग प्राइस पे जाना है तो मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस और अपनी स्टैंडर्ड प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी को सेम रख दूंगा, और क्वांटिटी को सेम रखने में मैं यूज कर लूंगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने यूज कर ली, मैंने कैलकुलेशन कर लिया अपना जो वेरिएंस आना चाहिए था वो। अब अपन मूव करते हैं ऑपरेशनल यूसेज और ऑपरेशनल प्राइस के ऊपर। तो ऑपरेशनल यूसेज क्या हो जाएगा मेरा, तो उसके पहले ऑपरेशनल वेरिएंस क्या होता है अपना, रिवाइज स्टैंडर्ड कंपेयर टू एक्चुअल अपना जो रिजल्ट आया वो। ओके, तो एक्चुअल रिजल्ट तो मैं अलग ले लेता हूं, उसके पहले रिवाइज स्टैंडर्ड लेके आता हूं। तो रिवाइज स्टैंडर्ड में अपन लोग ऑलरेडी अभी तक आ चुके हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पे। इसके साथ में अपने को कंपैरिजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यूसेज में तो मेरा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का ही होना चाहिए, राइट। तो प्राइस तो मैं सेम रख लूंगा, वो लूंगा रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। और उसके बाद जब मुझे प्राइस का डिफरेंस लेना होगा तो फिर मैं रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच में डिफरेंस लूंगा, बट वहां पर मेरा क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर आपको कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि कभी मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है, कभी मुझे एक्चुअल क्वांटिटी लेना है, तो इसका एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। इसका ट्रिक यह है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है और स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलना है। यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन जनरली नहीं होता है। कंफ्यूजन स्टार्ट होता है यहाँ से कि मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस के साथ में कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस को, या फिर मैं आर एस क्यू इंटू एस पी और आर एस क्यू इंटू आर एस पी को कंपेयर करूंगा। बेसिकली मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन दोनों जगह पे लेनी चाहिए या फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी चाहिए। चाहे अपन अपने ट्रेडिशनल वेरिएंस की बात करें या फिर इन वेरिएंसेस की बात करें, ये तरह का कंफ्यूजन काफी लोगों को हो सकता है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और उसके बाद मैं आपको लॉजिक भी समझा दूंगा। इसका ट्रिक यह है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मैं आर एस क्यू के ऊपर तो ऑलरेडी प्लानिंग यूसेज को यूज करके आ चुका हूं। ओके, अब मैं उसके ऊपर ही स्टिक करते हुए उसके साथ में आगे बढ़ूंगा। तो आर एस क्यू को ही यहां पर मैं ले लूंगा और उसको यूज करते हुए ही कंपैरिजन करूंगा अपने प्राइस के लिए। तो ये तो है आपका लर्निंग टेक्निक। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो यहां पर लॉजिक ये है कि जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, यानी कि जब मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे तब ये थोड़ी सोचा होगा कि अपना प्राइस क्या रह सकता है, यानी कि आरएसपी क्या रह सकता है या फिर एक्चुअल प्राइस क्या रह सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं होगा अपना स्टैंडर्ड सेट करते वक्त। पर मैं ये तो सोच सकता हूं ना, जब मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहा हूं तब ये तो सोच सकता हूं कि इसको अगर मैंने परचेज किया होता स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर तो मेरा अमाउंट कितना रहता। तो ये सोचते हुए ही ये अमाउंट निकलता है यहां से, यानी कि आपका यहां पर कभी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आरएसपी हो ही नहीं सकता। आपका हमेशा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आरएसपी ही रहने वाला है, आपका यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं आएगा। तो अगर आपको प्राइस वेरिएंस निकालना है तो आपको आरएसक्यू ही लेना है। सिमिलरली अपन जब एक्चुअल्स में बात करते हैं तो अपना हमेशा प्राइस वेरिएंस के अंदर दोनों ही जगह पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, क्योंकि मैं एक्चुअल क्वांटिटी के लिए तो सोच सकता हूं कि मैं अगर स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदता तो शायद मेरा अमाउंट ये पड़ता, बट मैं ये थोड़ी सोच रहा था स्टैंडर्ड सेट करते वक्त कि मैं एक्चुअल प्राइस पे खरीदूंगा तो ये अमाउंट हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं है ना, तो ये अमाउंट तो एक इलॉजिकल अमाउंट है, ये तो मैं कभी निकालूंगा ही नहीं। हमेशा यही सोचूंगा कि आज की क्वांटिटी अगर मैं परचेज करता उस प्राइस पे तो मुझे अमाउंट कितना पड़ता और मैंने एक्चुअल में अमाउंट आज कितना स्पेंड किया, उसके बीच का डिफरेंस ही तो मेरा प्राइस का डिफरेंस निकलने वाला है। ओके, तो इसी तरह से ये लॉजिकली चलता है। अगर आप इसको हिंदी में भी सोचते हो तो बहुत ही आसानी से आपको समझने को मिल जाता है। ओके, तो ये था लॉजिक। आप हमेशा एस क्यू यहाँ पर लोगे, उसके बाद आपको प्राइस के डिफरेंस के लिए जो क्वांटिटी लेनी है वो हमेशा या तो आप एक्चुअल्स वाली लोगे जैसे कि अपने ऑपरेशनल के अंदर दिख रहा है, या फिर आप लोगे प्लानिंग के अंदर तो वहां पर आरएसक्यू आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से अपना यहाँ पर आंसर हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार अपनी नोटबुक के अंदर, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले को आप एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर भी। ओके, ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिख के दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ये फॉर्मूले। प्लानिंग और ऑपरेशनल दोनों ही मटेरियल और लेबर के अंदर मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर इस पेज पर या फिर आप चाहें तो इस पेज के ऊपर भी इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा एक बार। इस तरह से आप एक बार नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आईसीआई का दिया हुआ है, बट उसके पहले मैंने यहाँ पर एक तो फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो इन फॉर्मूले को आप एक बार रीड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर तो फॉर्मूला बता ही दिया है, वो आई होप आपने अपनी बुक के अंदर नोट कर लिया होगा, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था। उसके बाद अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है एक आईसीआई ने, तो इसको आप एक बार रीड कीजिए, उसके बाद अपन इसको डिस्कस करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बताया हुआ है कि एक्चुअली में एसडीआर लिमिटेड ने प्रोड्यूस किए हैं कुछ यूनिट्स और लेबर कॉस्ट इसमें इनकर करी है। तो टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से क्या हुआ है कि जो इनका बजट इन्होंने बनाया था उसमें एक रिवीजन हुआ है, और रिवीजन में ये हुआ है कि अब ये लोग 8 यूनिट की जगह पे 8 घंटे के अंदर 10 यूनिट बना सकते हैं। तो इनका स्टैंडर्ड लेबर का जो रिक्वायरमेंट है वो पर यूनिट 0.80 आवर्स का हो चुका है। तो इन्होंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिटेल्स अपने को दी हुई है, रिवाइज स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, और एक्चुअल रिजल्ट तो इन्होंने दिए हुए ही है। ये भी 1100 यूनिट्स के लिए है, और अपने को ये बता रखा है कि इनके जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है और रिवाइज स्टैंडर्ड्स है वो भी 1100 यूनिट्स के लिए ही बने हुए हैं, राइट। ये टेबल देख के अपने को पता चल जाता है। अपने को कैलकुलेट करना है वेरायंस बाय ट्रेडिशनल एनालिसिस, उसके अलावा अपने को प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरायंस के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है, और फिर कमेंट करना है रिजल्ट के ऊपर। तो ट्रेडिशनल वेरायंस तो आपको पता ही है कि अपना ओरिजिनल स्टैंडर्ड और एक्चुअल रिजल्ट्स का डिफरेंस है, वो आप कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरायंस इसके अंदर, और मैं आपको ये साथ में बता देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये बात बताई नहीं है कि आपका हमेशा प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरायंस का जो टोटल रहेगा वो ट्रेडिशनल वेरायंस से निकाले हुए टोटल वेरायंस के जितना ही होगा। ओके, तो ये हमेशा आपका मैच करता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच का एक डिफरेंस निकाल रहे हो और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस के बीच का जो डिफरेंस निकाल रहे हो, उन दोनों को ऐड करते हो, तो वो उसी के जितना होना चाहिए ना जितना एक्चुअल और ओरिजिनल के बीच का डिफरेंस था, राइट। तो ये आपका हमेशा मैच ही करेगा। तो इस तरह से आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका ट्रेडिशनल वेरायंस से निकाला हुआ टोटल वेरायंस और आपका प्लानिंग और ऑपरेशनल का जो टोटल वेरायंस निकलेगा वो हमेशा मैच करेगा। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करो, तो आप रिकंसिलिएशन इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरायंसेस अपने टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने आंसर के ऊपर, और आंसर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। मैं एनलार्ज कर देता हूँ आपके व्यूइंग के लिए, तो आई होप आपको विजिबल होगा। अपने को यहाँ पर लेबर के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर यूसेज की जगह पे एफिशिएंसी आ जाएगा और प्राइस की जगह पे आ जाएगा रेट। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह पे आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पे आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट। तो एस एच इंटू एस आर, फिर आ जाएगा आर एस एच इंटू एस आर एस एच इंटू आर एस आर, ए एच इंटू आर एस आर और ए एच इंटू ए आर। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अपने को स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रेट दी हुई है, अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स भी दिए हुए हैं, अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड रेट भी दी हुई है, एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं और एक्चुअल रेट भी दी हुई है। तो अपने को इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, एकदम प्लेन वनीला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये टेबल अगर आप पूरी बना लोगे अपने कंटेंट को यूज करके, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करके अगर आप टेबल बना लेते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अपन ने प्लानिंग एफिशिएंसी ठीक उसी तरह से निकाला है जिस तरह से प्लानिंग यूसेज निकाला था, प्लानिंग रेट प्लानिंग प्राइस की तरह से निकाला है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑपरेशनल यूसेज की तरह से, और ऑपरेशनल रेट ऑपरेशनल प्राइस की तरह से, राइट। तो एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला, बिल्कुल भी इसमें जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आज अपना लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा। तो अपना आज के लिए प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरायंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपन बाकी के एडवांस्ड वेरायंस
वेरिएंसेस के ऊपर जाने वाले हैं। सो एडवांस वेरिएंसेस के अंदर आपको बेसिकली जहां पर ध्यान देना है उसमें 3 टॉपिक है। सबसे पहला तो आता है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, दूसरा आता है आपका एबीसी कॉस्टिंग के एनवायरमेंट के अंदर आपका वेरिएंस कैलकुलेशन और उसका एनालिसिस, और तीसरा आता है लर्निंग कर्व का इफेक्ट, क्योंकि इन तीनों के ऊपर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है वो थ्योरेटिकल है, तो अपन थ्योरी उसका पढ़ने वाले हैं और अपना चैप्टर बेसिकली एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बचेगा रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस, थोड़े बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और इथिक्स, और उसके अलावा आपका एक मेन टॉपिक बचेगा वो होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, जहां पर अपने को 2 मेथड्स बता रखे हैं कि अपन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपने वेरिएंसेस की, और उसके अलावा अपने को कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। ओके, तो यहाँ पर अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको इस आंसर को नोट करना है एंड देन बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।